आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। अब फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस को समझने के लिए देखो, फंक्शंस अब हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर किसी मार्केट जाते हो या किसी बड़े मॉल में जाते हो तो वहाँ जब आप परचेजिंग करते हो तो आप वो जो आइटम्स होते हैं वो कैशियर के पास ले जाते हो। कैशियर उनको स्कैन करता है और स्कैन, अब देखो वहाँ पर भी एक फंक्शन है स्कैनिंग में। ये होता है कि वो बार कोड को स्कैन करता है और वो फंक्शन क्या होता है कि उसने क्या एक इनपुट ली और आपकी स्क्रीन पर एक आउटपुट दे दी कि इस एटम या इस चीज़ की जो वैल्यू है या इसकी जो प्राइस है वो कितनी है। फिर से फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं कि वो फिर उन सब एटम्स की वैल्यूज़ को ऐड करता है और उसका बिल आपको आउटपुट के तौर पे दे देता है। सिमिलरली जैसे अगर आप एक कैलकुलेटर यूज़ करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें आप इनपुट के तौर पे कोई ना कोई वैल्यूज़ पुट करते हो और आउटपुट के तौर पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ का आंसर मिल जाता है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है। तो अब हम असल में फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले उसकी सबसे पहले बेसिक चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शन जो है वो किन चीज़ों से डिफ़ाइन होता है। जैसे कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और फंक्शन असल में चीज़ क्या होती है, बताता क्या है। अब फंक्शंस को डिफ़ाइन करने से पहले एक चीज़, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हों ए और बी, तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, वो एक ऐसा सेट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर्स पे मुश्तमिल होगा। और वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किस पे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उसका कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ए पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, b से, y जो है वो b से बिलोंग करेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह हमने डिफाइन किया कि a क्रॉस b क्या होगा, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, ये जो x y लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, x कॉमा y, जो ये ब्रैकेट्स में लिखा होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट वाई से बिलोंग करेगा। तो ये एक ऐसा सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर एक सेट हो, फॉर एग्जांपल अगर एक सेट हो, इफ़ ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक सेट है ए और बी, और बी हमारे पास एक सेट है सिर्फ एक ही एलिमेंट का 2, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो किस तरह डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट ए से हो और दूसरा एलिमेंट बी से हो, पहला एलिमेंट ए से हो और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी से हो। तो क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ दो एलिमेंट से हमने ये इतने दो एलिमेंट्स का सेट बनाया। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट जो है उसमें कितने ये सेट्स बन सकते हैं, ये एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिफाइन यहाँ साइड पे कर लेते हैं कि नोट कर लो इस बात को कि अगर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए हो पी और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी क्या हो क्यू, इसका मतलब ये कि अगर एक सेट में पी एलिमेंट्स हो और एक सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हो, तो जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होगी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी की कार्डिनैलिटी होगी, मतलब ये कि ए क्रॉस बी के सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह डिफाइन होगा, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, कि इनके एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसके दो एलिमेंट्स थे, इसका एक एलिमेंट था, तो दो को अगर एक से मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो एक एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक हो गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स कौन से हैं। अब हमें पता है कि हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट होता है। फिर आगे क्या होता है कि हम एक एक एलिमेंट्स करके लिखते हैं, पहले एक एलिमेंट का लिखा सबसेट, फिर दूसरे एलिमेंट का एक सबसेट लिखा, फिर
दो दो के मिला के लिखे तो इसमें थे ही 2 एलिमेंट, तो इसका दूसरा आखिरी चौथा सबसेट क्या आया, 2 एलिमेंट्स वाला है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक सबसेट के कितने एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो हमने पहले ये डिफ़ाइन किया था कि अगर एक सेट, ये चीज़ हमने पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि अगर एक सेट ए में p एलिमेंट्स हो और एक सेट बी में q एलिमेंट्स हो तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में p मल्टीप्लाई बाय q एलिमेंट्स होंगे। तो सबसेट्स की तादाद कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ सबसेट्स का कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स वो कैसे पता चलेगा कि आप ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे पता चलेंगे, आप 2 की पावर ले लोगे जो इसकी कार्डिनलिटी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो इसकी कार्ड ये ले 2 की पावर 2 तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ए क्रॉस बी में के 4 सबसेट होंगे। तो ये पहला सबसेट था एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट और ये चौथा सबसेट। अब कोई भी अगर सबसेट हम लेते हैं ना, एनी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेते हैं तो उस सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि वो क्या करता है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, मतलब उसका उसके साथ एक ताल्लुक बनाता है, तो उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं या सिंपली उसको रिलेशन भी कह देते हैं। तो बाइनरी रिलेशन को हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो वो क्या होगा कि अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेते हैं जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक रिलेशन कहलाएगा, उसको हम उस रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन भी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसको हम डोमेन बोलते हैं जो पहले सेट से लिया जाता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज होता है जो दूसरे सेट से लिया जाता है। मतलब पहले सेट से जो एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा जो कि सेकंड सेट से लिया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसी मैपिंग होती है जो सेट a के एलिमेंट्स को किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b से रिलेट करती है, उसको मैप करती है उसके साथ, इस तरह से मैप करती है कि जो डोमेन ऑफ f है, जो फंक्शन f की डोमेन है वो सेट a के बराबर हो जाती है और उसके f के ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई रेपिटेशन नहीं आती। जब हमने पहले भी बात की कि जो रिलेशन होता है वो किस में होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में होगा, एक ऐसा सेट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा। फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b एक ऐसी रूल, एक ऐसा मैपिंग या ऐसा रिलेशन होगा जो सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स पे मैप करेगा, सेट B के यूनिक एलिमेंट्स पे। अगर सेट A का एलिमेंट 1 पे मैप हो रहा है तो वो वही सेम एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप नहीं होगा सेट A का। ठीक है, इसको मज़ीद हम एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। तो ये एक सेट होता है, इसको मैथमेटिकली हम f फ्रॉम a टू b इसको जाहिर करते होते हैं मैथमेटिकली। हम इसको मैथमेटिकली कैसे राइट करते हैं, मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख देते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, या f एक फंक्शन, एक मैपिंग है a से लेकर b तक। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले में बात करें R4 जो है ये भी एक फंक्शन ही है क्योंकि ये एक रूल है ना, एक रिलेशन है, एक बाइनरी रिलेशन है। A जो है वो 2 पे मैप हो रहा है और B भी जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर फॉर एग्जांपल A 2 पे मैप हो और A किसी और एलिमेंट पर भी मैप हो, ऐसा नहीं होगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। मज़ीद हम ऐसी कोई एग्जांपल भी देखते हैं तो उसमें ये क्लियर होगा। अब इसमें जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होती है, फंक्शन में भी सेम वही बात की, जो पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगी और जो सेकंड एलिमेंट के सेट होंगे वो क्या होंगी, रेंज होगी फंक्शन एफ की। तो डोमेन और एफ
रेंज की हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब फंक्शन की डोमेन क्या होती है? एक ऐसा सेट होता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो। हमने ये पहले भी बात की कि जो फर्स्ट सेट होगा वो क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन होगी। और सेकंड सेट जो है वो को डोमेन होता है फंक्शन का, लेकिन सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं मैपिंग में उनको हम रेंज बोलते हैं। इसलिए ये बात आपने याद रखनी कि अगर इफ़ f इज़ अ फंक्शन from set A to B, that is f is a function or a mapping from A to B, then B is called codomain of f, and range of f is a subset of set B means codomain। कि जो फर्स्ट सेट होगा वो ऑब्वियसली वो डोमेन है, वो फर्स्ट सेट जो होगा वो फंक्शन की डोमेन होगा, f फंक्शन जो है वो उसकी डोमेन होगा, और b सेट जो होगा, b सेट वो फंक्शन f की को डोमेन होगा। और b सेट के जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे, जो भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे वो वाले एलिमेंट्स का सेट वो क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ f। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने बस थोड़ा सा ज़हन में रखना। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक सेट A हो सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स और B सेट हो सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, तो चेक करो कि ये f जो दिया हुआ है रिलेशन 1 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का 2 3 3 2, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं? तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। अब A सेट को अगर हम लिखें सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ये होते हैं 1 2 3, और सेट B क्या है? सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 और 3। तो हमने अभी ये पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट में मैप करता है, और ए के सेट की कोई ए के एलिमेंट्स की कोई रेपिटेशन नहीं होती। तो ये देखें, सेट ए जो है वो डोमेन ऑफ एफ भी होना चाहिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज़ भी होने चाहिए। तो 1 2 3 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो डोमेन तो है ये फंक्शन का। अब रेपिटेशन क्या है? कोई 1 सिर्फ 2 पे मैप हुआ है, क्या दोबारा 2 पे कहीं मैप हुआ है? या नहीं हुआ। 2 फिर 3 पे मैप हुआ है, क्या दोबारा 2 जो है कहीं 3 पे मैप हुआ है? नहीं हुआ। 3 जो है वो 2 पे मैप हुआ है, तो 3 क्या कहीं दोबारा 2 पे मैप हुआ है? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो फंक्शन होगा। हम सिर्फ सिंपली ये लिख देंगे कि f इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करें तो ये f जो होगा वो उसका सबसेट होगा, और क्योंकि कोई रेपिटेशन भी नहीं है तो इसलिए जो f है वो क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को विजुलाइज करना चाहते हैं, विजुलाइज करके चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, तो सिंपली हम पहले सेट ए को ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर हमने सेट ए को ड्रॉ कर दिया। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 और 3। अब f जो है वो इस पर फंक्शन है। अब हम मैपिंग चेक करते हैं कि 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 को हमने 2 पे मैप कर दिया। फिर 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 2 को 3 पे मैप कर दिया। 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि 1 2 पे भी मैप हो जाए और 3 2 पे भी मैप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जो है वो 2 पर भी मैप हो और 1 जो है वो 3 पर भी मैप हो या किसी और एलिमेंट, तो वो फंक्शन नहीं है। तो इस सूरत में ये सारे एलिमेंट्स यूज़ भी होने चाहिए और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज क्या है? 3, 3 की इमेज क्या है? 2। मतलब हर एलिमेंट की सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कि 1 की सिर्फ 2 ही आ सकती है और कोई नहीं आ सकती। किसी दूसरे की भी 2 आ सकती है, लेकिन 1 की सिर्फ एक ही आनी चाहिए। 2 की भी एक आनी चाहिए, 3 की भी एक ही आनी चाहिए। और इस तरह से हमें पता चल गया कि ये फंक्शन f जो है ये एक फंक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बहुत इजी है। सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन की। पहला फंक्शन क्या, सबसे पहली टाइप कौन सी है? इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन, अब देखो हमारे पास दो सेट होते हैं ना, एक सेट ए होता है
डोमेन ऑफ एफ, और एक सेट क्या होता है बी, जिसको हम क्या बोलते हैं कोडोमेन ऑफ एफ। अब हमने यहाँ ऊपर इमेजेस की बात की थी कि वन जो है वो वन की इमेज क्या है टू, टू की इमेज क्या है थ्री, इसी तरह थ्री की इमेज क्या है टू। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि बी के किसी एक एलिमेंट की इमेज, कम से कम एक एलिमेंट की इमेज जो है वो किसी की इमेज ना हो, जैसे टू थ्री है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फोर लिख लूँ और फोर यहाँ पे किसी की इमेज ना हो यहाँ में से, इनमें से किसी भी एलिमेंट की, तो फिर उस सूरत में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी ना कि जो सेट बी है वो कोडोमेन ऑफ एफ है और रेंज ऑफ एफ वो होगा जो बी के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर बी के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहे होंगे, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो यूज़ ना हो रहा होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन एफ है वो बराबर नहीं होनी चाहिए सेट बी के। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सेट फॉर एग्जांपल हो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और एक सेट हमारे पास हो बी इज इक्वल टू 1 4 9 16 और 25, और उसकी मैपिंग कुछ इस तरह से दी हो कि फंक्शन जो है वो इस तरह से दिया हो कि ए जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, बी जो है वो 9 पे मैप हो रहा है, सी जो है वो 16 पे मैप हो रहा है, और डी जो है वो 25 पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम विजुअलाइज भी करना चाहें तो देखो, अब डोमेन ऑफ एफ तो वही है, ए आ रही है ए बी सी डी, और रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ का सेट क्या आ रहा है, 1 9 16 और 25। इसमें से देखो बी का एक एलिमेंट मिसिंग है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू है सेट बी के। तो इस सूरत में ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो ये इस तरह से ए बी सी डी और सेट बी हमारे पास क्या है 1 4 9 16 और 25। इस पे ये मैं एफ हो रहा है फंक्शन। अब ए जो है वो किसकी इमेज, उसकी क्या है 1, बी की इमेज 9, सी की इमेज 16, डी की इमेज 24। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये फंक्शन भी है और कोई रेपिटेशन भी नहीं है कि ए की दो इमेजेस नहीं है। अब अगर हम देखें तो बी के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहे, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की भी इमेज नहीं है, यानी बी 4 की परी इमेज नहीं है, 1 की परी इमेज क्या है ए की इमेज क्या है 1, और 4 की कोई परी इमेज नहीं है। तो इस सूरत में जो रेंज ऑफ एफ है वो सेट बी के बराबर नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। अब दूसरा हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। इसमें उल्टा है, पिछले में रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट बी के बराबर नहीं होगी तो फिर इनटू फंक्शन होगा। अगर रेंज ऑफ एफ जो है वो अगर सेट बी के बराबर हो जाती है, मतलब बी के तमाम एलिमेंट्स, कोड डोमेन के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो जाते हैं, यानी रेंज ऑफ एफ के बराबर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसको हम फिर से विजुअलाइज कर लेते हैं कि अगर एक ए सेट हमारे पास इस तरह से दिया हो 1 2 3 4, और बी सेट हमारे पास दिया हो इस तरह से 1 4 9 16, उसकी मैपिंग इस तरह से हो रही है कि एफ ओ 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की 9 और 4 की 16, कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना जाए, बी के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो सेट बी किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब लास्ट
टाइप है इसकी ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या होता है? अब वन टू वन फंक्शन क्या होता है कि अगर एक फंक्शन हो एफ फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी, वो वन टू वन उस सूरत में होगा अगर सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब सेट ए के मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेज जो है सेट बी में मुख्तलिफ हो। कि ऐसा ना हो कि जैसे वन की इमेज वन आ रही हो और टू की इमेज भी वन आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। हमने पीछे एक ऐसी एग्जांपल देखी थी जिसमें ये दो सेट्स की इमेजेस सेम आ रही थी, जैसे ये वन की इमेज भी टू आ रही थी और थ्री की इमेज भी टू आ रही थी। तो ऐसा फंक्शन वन टू वन नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वन की इमेज भी डिफरेंट हो और थ्री की इमेज भी डिफरेंट हो, मतलब हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में डिफरेंट हो, सेम ना आए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? वन टू वन फंक्शन। अब इसके साथ दो और भी हैं, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। वो बिल्कुल ही ईजी है। इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है, इंजेक्टिव की अगर हम बात करें कि अगर एक फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, अगर एक फंक्शन इनटू फंक्शन हो और वन टू वन फंक्शन हो तो वो इंजेक्टिव कहलाएगा। और अगर एक फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन हो और वन टू वन फंक्शन हो तो वो बाइजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है? ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन which is into and one to one is called injective function, or a function which is on to and one to one। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे वो बताओ हैंड रेज करके या चैट में, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 6.1 है वो कम्प्लीटली ईजीली सॉल्व हो जाएगी। उसके 5-6 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।